स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल अनुपमा में अप्पू की हालत नाजुक होती जा रही थी। झनक से आखिरी बार बात करने की उसकी इच्छा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। मिमी जब झनक को मजाक में कॉल करती है और अप्पू की आवाज सुनाई देती है तो झनक भावुक हो उठती है। अप्पू बोलती है, शायद यह हमारी आखिरी बात हो, लेकिन झनक उसे दिलासा देती है, आपको कुछ नहीं होगा। अप्पू की आवाज में थकावट और बेपसी साफ झलकती है। वह कहती है, तुम अब आ नहीं सकती, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम और अनिरुद्ध अलग भी हो चुके हो। तभी मून की आवाज सुनाई देती है, मुझे माँ से बात करनी है, और झनक भावुक हो जाती है। लेकिन भावनाओं से जूझती हुई वह कॉल काट देती है। मून कहती है, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, अब मैं भी नहीं करूंगी। मिमी, जो सब कुछ महसूस कर रही थी, अनिरुद्ध से पूछती है कि झनक का क्या हाल है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है कि अभी वह झनक की बात नहीं करना चाहता। वहीं झनक अकेली बैठी रो रही होती है और खुद से कहती है कि मून की आवाज सुनते ही वह कमजोर पड़ जाती है, इसलिए अब वह मून से बात नहीं करेगी। गांव में झनक अब लड़कियों को काम सिखा रही होती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर और उल्टियां आने लगती हैं। झनक घबराई हुई दिखती है और बोलती है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही। लड़कियां चिंतित हो जाती हैं और गंगा बोलती है, लगता है यह मां बनने वाली है। ये सब लक्षण तो वैसे ही हैं। झनक इनकार करती है, लेकिन गंगा जिद करती है और बुआ को बुलाने चली जाती है। बुआ झनक को देखती हैं और फिर स्पष्ट कर देती हैं कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही गांव की औरतें चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह बच्चा पराशर का है, क्या तुम्हें नहीं पता? और तभी पराशर वहां पहुंचता है। सभी के सामने वह झनक की तरफदारी करता है और कहता है, खुशी की बात है कि नूतन मां बनने वाली है। पराशर को जब ये एहसास होता है कि बच्चा अनिरुद्ध का है तो वह अंदर से हिल जाता है। वह बुआ और बाकी लोगों से कहता है कि यह बात शहर वाले बाबू को बतानी चाहिए। गंगा इससे चिढ़ जाती है और बोलती है, तुम इस लड़की के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो? पराशर साफ बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से नूतन आज गांव छोड़ने की बात कर रही है। वह गंगा से कहता है, अब इस घर में तुम नहीं रहोगी। गंगा रोते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, फिर भी आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन पराशर अडिग रहता है और बोलता है कि नूतन इस घर से नहीं जाएगी और गंगा को अब बाहर जाना होगा। वहीं नूतन रोते हुए पराशर से कहती है कि वो यह सब किसी की खुशी के लिए नहीं कर रही, बल्कि यह उसकी मजबूरी है। पराशर उसे हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश करता है। उधर अप्पू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अनिरुद्ध कहता है कि किसी और डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन पराशर कहता है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मून, जो अप्पू को देखने जाती है, उसकी आवाज सुनकर अप्पू की आंखें खुल जाती हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, मून, तू बहुत प्यारी है, पर झनक कहाँ है? मुझे झनक से मिलना है। अनिरुद्ध, तुम झनक को क्यों नहीं लाए? मुझे उससे बात करनी थी। अप्पू की जिद बढ़ती जाती है और हर कोई उसकी हालत को देखकर भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ आदित्य कपूर को एक पंडित जी सलाह देते हैं, अगर तुम झनक से शादी कर लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, समृद्धि आएगी, काम तेजी से चलेगा। आदित्य, जो पहले ही झनक के लिए दिल में कुछ महसूस करने लगा था, अब भाग्य की इस पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह पंडित के साथ झनक की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि पिछले 7 सालों में क्या क्या बदल चुका है। उसके दिमाग में अब भी वही पुरानी तस्वीरें हैं, झनक कहीं चली गई है और अनिरुद्ध शायद अब भी अर्शी के साथ है। सबसे पहले वह बॉस हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। ना झनक है, ना अर्शी और ना ही अनिरुद्ध। अब उसे बस एक ही जगह की उम्मीद है, सृष्टि का घर। वह सोचता है कि शायद सृष्टि को पता हो कि झनक कहाँ है, क्योंकि समय ने अब सब कुछ बदल दिया है। एक समय था जब झनक सृष्टि को मां का दर्जा देना चाहती थी। शायद वही सृष्टि अब उसे सही राह दिखा सके। आदित्य और पंडित जी सृष्टि के घर पहुंचते हैं, एक उम्मीद लिए कि कहीं झनक की कोई खबर मिल जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि झनक किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अप्पू की हालत, मून की नाराजगी, पराशर का समर्थन
और आदित्य की वापसी सब कुछ मिलकर एक नए तूफान की आहट दे रहे हैं। अनिरुद्ध क्या झनक के बच्चे के बारे में जान पाएगा? क्या अप्पू की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी? क्या आदित्य और झनक का रास्ता अब एक होगा या फिर कोई और मोड़ इंतजार कर रहा है? अजीब सी खामोशी और ठंडक के बीच आदित्य जब सृष्टि के घर पहुंचता है तो सीधे पूछता है, आंटी, झनक कहाँ है? क्या आपको कुछ पता है? तभी अर्शी तेज कदमों से बाहर आती है। उसकी आंखों में वही पुरानी चिंगारी है और आदित्य बिना झिझक फिर से सवाल दोहराता है, झनक कहाँ है? यह पल दरअसल एक बड़े इमोशनल ड्रामा की शुरुआत है, क्योंकि झनक इस वक्त किसी और की नहीं बल्कि अपनी गोद में पल रहे प्यार के निशानी के साथ जूझ रही होती है। उधर कोलकाता में अनिरुद्ध को अब तक यह यकीन नहीं होता कि झनक उसके जीवन से इस तरह से दूर चली गई है। लेकिन जब उसकी मुलाकात ईशानी से होती है तब सब कुछ बदल जाता है। ईशानी बिना लागलपेट के अनिरुद्ध को सच्चाई बता देती है कि झनक के पेट में उसी का बच्चा था और उसी बच्चे को जन्म भी दे चुकी है। ईशानी की बातें सुनकर अनिरुद्ध स्तब्ध रह जाता है। उसका दिल धड़कने लगता है और वह झनक के उन तमाम पलों को याद करने लगता है जो उन्होंने साथ बिताए थे। ईशानी की भावनाओं में कोई छल नहीं था। वह सिर्फ झनक की दोस्त नहीं, उसकी रक्षक बन चुकी थी, जिसने समय समय पर झनक की इज्जत और सम्मान के लिए हर सीमा पार की थी। इसलिए जब ईशानी ने झनक का यह सबसे बड़ा राज जाना तो उसके लिए यह बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई। ईशानी ने अपने भीतर से यह ठान लिया कि वह झनक को यूं अकेला नहीं रहने देगी। इसी सोच के तहत वह अनिरुद्ध को कॉल करती है और कहती है, आप यहाँ कोलकाता में सुकून से जी रहे हो, लेकिन झनक गांव में आपके बच्चे को अकेले पाल रही है। उसे मजबूरी में किसी और का नाम देना पड़ा ताकि समाज की उंगलियां न उठें। यह सुनकर अनिरुद्ध को जैसे करंट लग जाता है। वह कुछ देर तक कुछ कह ही नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि वह इस पर भरोसा करे या नहीं। लेकिन उसका दिल कहता है कि अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो उसे झनक के पास जाना ही होगा। अब वह बिना देर किए गांव के लिए निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर झनक से माफी मांगता है, अपने बेटे से मिलने की गुजारिश करता है। वह पहली बार अपने बेटे को अपनी आंखों से देखता है और उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह झनक से कहता है कि वह अब किसी झूठे रिश्ते में नहीं बंधेगा, कोई दूरी नहीं रखेगा, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता निभाएगा। लेकिन अनिरुद्ध को यह सब इतनी आसानी से नहीं मिलता। झनक के भीतर अभी भी तमाम दर्द और गलतफहमियों की दीवारें हैं। 1 साल पहले जब उसे पता चला था कि वह मां बनने वाली है, तब वह टूट चुकी थी। उसे भरोसा नहीं था कि यह खबर अगर अनिरुद्ध को दी जाएगी तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। उस वक्त पराशर को जब सच्चाई का आभास हुआ तो उसने तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन झनक ने उसे रोक लिया। उसने कहा, जब मैं अकेले इस दुनिया में आई थी तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मैं अकेले ही उठाऊंगी। मुझे सर जी से कुछ नहीं चाहिए। यह वही झनक थी जो अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मजबूरी को उसकी कमजोरी समझे। उधर ईशानी को जब झनक का यह दर्द पता चला तो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अनिरुद्ध को यह सच्चाई बताई। ईशानी के लिए यह एक दोस्ती से कहीं बढ़कर था, एक उस नारी की पीड़ा जो अकेले मां बनने की चुनौती से लड़ रही थी। वहीं झनक को कभी समझ नहीं आता कि जब उसने शादी की थी तो क्यों उसे हर बार खुद को साबित करना पड़ा। वह सोचती है कि जब अनिरुद्ध ने उसका साथ देने की बात कही थी तो क्यों उसे बार बार उसे ही सफाई देनी पड़ी। झनक को लगता है कि प्यार अगर सच्चा होता तो उसे बगैर कहे समझा जाता। इसी असमंजस और उलझनों के बीच अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। झनक की गोद में पल रहा मासूम बच्चा अब उसका हौसला भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। पराशर, जो पहले उसकी मदद कर रहा था, अब जब यह सच्चाई सामने आती है कि यह बच्चा शहरी बाबू का है तो वह भी उलझन में पड़ जाता है। गांव की औरतें बातें बनाती हैं। पराशर सोचता है कि यह बात अब और नहीं छिपाई जा सकती। लेकिन झनक की एक बात उसके दिल को छू जाती है, यह मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है। उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध उस बच्चे को अपनाएगा?
क्या झनक का दर्द किसी सही मोड़ पर पहुंचेगा? क्या ईशानी की कोशिशें रंग लाएंगी? क्या आदित्य, जो झनक की तलाश में खुद को खो चुका है, सच्चाई जान पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आगे की कहानी में मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस कहानी में इमोशंस की गहराई, रिश्तों की उलझन और नारी के आत्मसम्मान की लड़ाई पूरी शिद्दत से चल रही है। दर्शकों को अब झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के भविष्य पर नजर है।